आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। इस वॉर का टाइम पीरियड है 1775 से लेकर 1782 तक का। यहाँ जो वर्ड एंग्लो है ये डिनोट करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिशर्स को। ओके, और मराठा तो है ही। क्या है कि जो बिगिनर्स हैं कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है आपको ये याद रखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इस टॉपिक के 70 से 80% चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी स्पेशलिटी है। ओके, कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ वो आपको हम क्लास में ही ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे और क्लास ख़त्म होने के लास्ट में हम बताएंगे कि आप इन चीज़ों को कैसे याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आगे। अब मराठा जो है एंग्लो मराठा वॉर के टाइम बड़े ही वीक हो चुके थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले एक और बैटल लड़ी गई थी जिसे कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं अपने 28 से 30 हज़ार के लगभग सोल्जर्स हो चुके थे, मतलब वो इस बैटल में शहीद हो चुके थे। और विश्वास राव और सदाशिव राव जैसे एबल कमांडर को भी मराठा खो चुके थे। इस बैटल में हुई हार की वजह से उस समय के पेशवा जो थे वो बालाजी बाजीराव थे, उनको इस हार का बड़ा सदमा लगा और उससे जून 1761 में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद नए पेशवा के रूप में चुना जाता है उनके 17 साल के बेटे माधवराव वन को। माधवराव वन एक टैलेंटेड और एबल पेशवा थे। मराठाओं की खोई हुई पावर को रिस्टोर करने में भी वो कामयाब होते हैं। ये देखते हैं कैसे। वो ये हैदराबाद के निज़ाम को 1762 में हरा देते हैं और हैदर अली, मैसूर के हैदर अली को वो ट्रिब्यूट पे करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं। रोहिल्ला चीफ जो थे उनको भी वो हरा देते हैं। राजपूत और जाट स्टेट्स को वो सब्जुगेट करके अपने एम्पायर को और भी मजबूत करते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश 1772 में टीबी की बीमारी से माधवराव वन की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद ही शुरुआत होती है कन्फ्लिक्ट फॉर सक्सेशन फॉर दी पेशवाशिप, और इस तरह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत होती है। माधवराव वन के बाद कौन पेशवा बनेगा? वो बनेंगे नारायण राव। ये आप एरो से याद कर सकते हैं। अब नारायण राव पेशवा बन गए, किंतु पेशवा बनना कौन चाहते थे? रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव इनके खिलाफ, नारायण राव के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर देते हैं और अपने इन्हीं षड्यंत्रों के तहत ही गणपति उत्सव के समय एक नृत्य होता है कालबेलिया, ठीक है, उसके जो डांसर थे वो उसके डांसर नहीं थे बल्कि वो हत्यारे थे जो डांसर के वेशभूषा में आए थे। वो नारायण राव की मृत्यु कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि उनका कत्ल कर देते हैं। अब नया पेशवा कौन बन गया? रघुनाथ राव। लेकिन नारायण राव की मृत्यु के कुछ महीनों बाद ही उनकी पत्नी गंगाबाई एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम होता है सवाई माधवराव। मराठाओं में एक 12 भाई काउंसिल होती है, इसमें 12 मेंबर्स होते हैं। इनको लीड कर रहे थे कौन? नानाजी फडणवीस। और 12 भाई काउंसिल कहती है कि अब कानूनी रूप से उत्तराधिकारी कौन हुए? सवाई माधवराव। तो रघुनाथ राव अब पेशवा नहीं है, तो नए पेशवा के रूप में किसे चुन लिया गया है? सवाई माधवराव को। इस बात से रघुनाथ राव नाराज हो जाते हैं और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे काउंसिल के पास पहुंच जाते हैं मदद के लिए, और यहाँ पर जाकर वो एक ट्रीटी साइन करते हैं। इस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। इस ट्रीटी में क्या कहा गया था? इस ट्रीटी में कहा गया था कि बसीन और सूरत की टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाएगी और सूरत और बहरूच का जो भी रिवेन्यू होगा उसका कुछ शेयर किसको दे दिया जाएगा? वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। अब रघुनाथ राव को इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा? इन सब के बदले रघुनाथ राव को कंपनी 25,000 सोल्जर्स से
मदद का वादा करती है। ट्रीटी ऑफ सूरत की एक कॉपी भेजी जाती है बंगाल की कोलकाता काउंसिल के पास में। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोविजन था कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो भी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का काम है उसको सुपरवाइज करने का राइट किसको दे दिया गया था? बंगाल काउंसिल को, जिसे हेड कर रहे थे कौन? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। इधर मराठा और कंपनी में युद्ध की शुरुआत हो चुकी होती है और वॉरेन हेस्टिंग ट्रीटी ऑफ सूरत को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग चाहते थे कि हम मराठाओं के साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन करें। इसके लिए वो कर्नल उपटन को पूना भेजते हैं और वहाँ पर नाना फडणवीस के साथ कर्नल उपटन एक ट्रीटी साइन करते हैं। उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये इसका टाइम पीरियड है 1776। ठीक है। इस ट्रीटी के अंदर क्या बातें तय हुई? वही है, उससे पहली बात ये हुई कि सवाई माधवराव को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नए पेशवा के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेती है। दूसरा, रघुनाथ राव को पेंशन दी जाएगी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तीसरा, मराठा अपने टेरिटरी में किसी भी फ्रेंच या यूरोपियन पावर को फेवर नहीं करेंगे और सैलसट की टेरिटरी ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगी। अब इस ट्रीटी की एक कॉपी भेजी जाती है इंग्लैंड में। एक गवर्नर जनरल के ऊपर भी तो कोई अथॉरिटी होगी ना, तो वो कौन है? कंपनी। कंपनी में कौन बैठे हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ट्रीटी ऑफ पुरंदर को रिजेक्ट कर देते हैं। अब फिर मराठा और कंपनी के बीच में दोबारा वॉर की शुरुआत हो जाती है। इस बार मराठा आर्मी को लीड कर रहे थे महादेव जी सिंधिया। महादेव जी सिंधिया बड़े ही एक योग्य सेनापति थे। ये वॉर होती है कहाँ पर? तालेगांव में। महादेव जी सिंधिया एक पॉलिसी का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं अर्थ स्क्रोच पॉलिसी। आप चिंता मत करो, ये नोट्स में सब दिया जाएगा, अभी बस आप समझने की कोशिश करो। इस पॉलिसी में क्या होता है कि दुश्मन सेना जिस भी एरिया से गुजरेगी और वो एरिया में जो भी रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर का दुश्मन सेना यूज कर सकती है, उन सब रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दो। जैसे रिसोर्सेज में क्या? पानी और खाना एक्सेट्रा। ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड, ब्रिजेस, इन सबको तोड़ दो, जिससे आर्मी थक भी जाएगी, परेशान भी हो जाएगी और उनको कमी हो जाएगी रिसोर्सेस की। ठीक है। महादेव जी सिंधिया की आर्मी ब्रिटिशर्स को बुरी तरीके से मारती है तालेगांव में, और तालेगांव से भागकर ब्रिटिश आर्मी पहुंच जाती है कहाँ? वडगांव में। और इनके पीछे पीछे ही महादेव जी सिंधिया की आर्मी भी पहुंच जाती है और ब्रिटिशर्स को घेर कर मारना शुरू कर देती है। और ब्रिटिशर्स अब क्या कर देते हैं? सरेंडर कर देते हैं। और यहाँ एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव। ठीक है। सॉरी, ये ट्रीटी ये 1779 है। ठीक है। इस ट्रीटी में क्या कहा गया? इस ट्रीटी में कहा गया कि 1775 से लेके अब तक जो भी टेरिटरी कंपनी ने एक्वायर की है वो मराठाओं को वापस कर दी जाएगी। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ट्रीटी ऑफ वडगांव को मानने से भी मना कर देते हैं और अपनी आर्मी की 3 टुकड़ियां मराठाओं पर हमला करने के लिए भेजते हैं। पहली टुकड़ी कर्नल गोडियार्ड के अंडर में, सेकंड कैप्टन फोहम के अंडर में और थर्ड जनरल कैमैक के अंडर में। गोडियार्ड 1779 में अहमदाबाद को कैप्चर कर लेते हैं और 1780 में बसीन को, जबकि फोहम 1780 में ग्वालियर को कैप्चर कर लेते हैं। और इधर महादेव जी सिंधिया के साथ में लड़ाई होती है कैप्टन कैमक की आर्मी की, और इसमें
मराठा हार जाते हैं और अब एक नई ट्रीटी साइन होगी। उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई। इसमें वही जो पुरानी कुछ शर्तें थी उनको क्या किया जाता है, अफर्म किया जाता है। जैसे सैलसेट की टेरिटरी को ब्रिटिश अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। मराठा अपने रीजन में फ्रेंच या किसी भी यूरोपियन कंपनी को सपोर्ट नहीं करेंगे और ब्रिटिशर्स को ट्रेड में प्रिविलेजेस दी जाएगी। और माधवराव सेकंड को, ये है वो सवाई माधवराव को, जो नारायण राव के सन हैं, उन्हें राइटफुल पेशवा कंपनी मान लेगी और मराठा क्या करेंगे, रघुनाथ राव को पेंशन देंगे। और 1776 से जो भी मराठा टेरिटरी एक्वायर की है ब्रिटिशर्स ने, वो मराठाओं को वापस कर दी जाएगी। इस तरह से ट्रीटी ऑफ सालबाई से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म होती है और अगले 20 साल तक मराठा और कंपनी के बीच में शांति स्थापित हो जाती है। अब देखो, टाइम पीरियड तो आपको याद रखना है इन सब चीज़ों का, एक तो वॉर का, ट्रीटीज़ का। अब ये ट्रीटी कैसे याद की जाएंगी, कभी कभी यूपीएससी आपसे पूछ लेगी इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो। तो आप, ये पंजाब का बड़ा ही प्रसिद्ध घराना है वडाली घराना, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो सुरेंद्र वडाली के नाम से, ठीक है। सूरत, तो ये ट्रीटी ऑफ सूरत, फिर पुरंदर, वड से ट्रीटी ऑफ वडगांव और लाई से सालबाई, ठीक है। ये आपकी क्रोनोलॉजिकली ट्रीटीज हो गई और इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। तो थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, धन्यवाद।